नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम ऐसी खबरें आपको बताते हैं, समझाते हैं सरल और सादी भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं। आपकी आमदनी, आपकी तनख्वाह, आपके खर्च, आपकी नौकरी, आपकी गृहस्थी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें। न्यूज़ दैट यू कैन यूज, जिनका सरोकार आपसे है। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, कोई राजनीति नहीं। और इससे पहले कि आज का कार्यक्रम शुरू करूं, मैं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगा। पिछले 2 दिन हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाए क्योंकि वो सियासी घमासान मचा हुआ था। ये मजबूरी हो जाती है, लाइव था मैं लगातार, तो आपसे मुखातिब नहीं हो पाया। मेरे साथ देश के फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट सिद्धार्थ ज़राबी हैं। और सिद्धार्थ, सीधा मुद्दे पर आते हैं, पहले भूमिका नहीं बांधूंगा। आज की बड़ी खबर, इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है फ्रंट पेज पर, रिकवरी लूजिंग स्टीम ऑन लोकल लॉकडाउन्स, की इंडिकेटर्स ऑफ पावर कंजम्पशन, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन डाउन इन जुलाई सो फार। तो अभी तक हम जो ग्रीन शूट्स की बात कर रहे थे और अनलॉक 2 में हम हैं कि फिर से अर्थव्यवस्था का पहिया घूमने लगा है। अब खबर ये आ रही है कि देखिए, ये लॉकडाउन हो रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश जहां मैं बैठा हूं नोएडा में, अब वीकेंड पर लॉकडाउन होगा। कल मैं बेंगलुरु में बात कर रहा था अपने दोस्त से, वो बता रहे हैं 9 दिन का वहाँ लॉकडाउन हो गया। मुंबई में भी है, पुणे में भी है, चेन्नई में भी है, अलग अलग जगह है, अभी भी लॉकडाउन हो रहा है। तो जो गति पकड़ता दिख रहा था, फिर से ब्रेक लग गया है, फिर से स्पीड ब्रेकर आ गई। बिल्कुल संदीप, और ये डर और इसका अंदेशा पहले से ही था। आपको ध्यान होगा कि हमने बार बार आपके शो पे ये चर्चा की है कि लॉकडाउन पहले बहुत सख्ती वाला लगा, और फिर क्योंकि आर्थिक मंदी बहुत ज्यादा गहरा गई उसके कारण, और सरकार के अपने रेवेन्यूज नदारद हो गए, वर्चुअली उड़ गए अप्रैल में और मई में, तो ये एक प्रक्रिया अनलॉकडाउन की शुरू हुई है। और मुझे बार बार अरविंद केजरीवाल की एक बात याद आती है कि कोरोना के साथ अब जीना पड़ेगा, वील हैव टू लिव विद इट। ये वही एक स्थिति का परिचायक है कि मान लीजिए औरंगाबाद में एक ऑटो कंपनी की फैक्ट्री की खबर आई, हाँ, बंद बजाज करना की आप पड़ा। बात कर रहे हैं। हाँ, आप देखिए राजनीतिक हलकों में भी ऐसा हो रहा है। अभी जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने एक कार्यकर्ता जिसकी हत्या की गई कश्मीर में, वहां गए तो उनमें से जो अध्यक्ष हैं प्रांत के, उनको हुआ, और साथ के जितने लोग थे उनको क्वारंटीन करना पड़ा। यही स्थिति जब रिपीटेड लॉकडाउन हो रहे हैं, तेलंगाना की स्थिति आप जान रहे हैं, महाराष्ट्र की स्थिति आप जान रहे हैं, तमिलनाडु में चेन्नई और आसपास के जो एरिया हैं, जो बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। और बार बार हमें याद रखना चाहिए, तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र are 3 of the largest manufacturing economies in this country. कर्नाटक सर्विसेज सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग भी है बट सर्विसेज सेक्टर, आईटी एक्सपोर्ट्स और इसका गढ़ है। दिल्ली सर्विसेज का भी एक जैसे सेंटर है। तो इनमें जब बार बार ये डिसरप्शंस हो रहे हैं, तो जिस स्मूथनेस से सप्लाई चेन बननी चाहिए थी, जिस नए ऑर्डर आ रहे हैं, उनका माल बन रहा है, लेबर सेफ्टी से काम कर पा रहा है, ये सारा रुक रुक के चल रहा है। और इसके कारण जो नोमुरा का बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स है, वो एक प्रकार से अब फ्लैटलाइन हो रहा है। ये भी हमने एक विषय पहले भी डिस्कस किया है कि 2-3 महीने की जो पेंट अप डिमांड थी, जो चीजें हम कर नहीं पाए थे, जैसे अगर आपने हेयर कट नहीं किया उन 2 महीने या 3 महीने, तो जो बाल काटने वाला सलून है उसकी वो 3 महीने की इनकम परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि वो अब पिछले 3 महीने हेयर कट नहीं हुए तो पूरा आपको गंजा तो नहीं करेगा, हेयर कट तो एक ही बार ही करेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड थी कि अब भैया मिक्सी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, फोन टूट गया वो खरीदना है, तो आपने कर लिया एक बार जैसे ही बाजार खुले, तो वो एक डिमांड भी नेचुरली रिसीड कर रही है। सो एक प्रकार से डबल वेमी ऑपरेट कर रही है। और ये स्टार्ट स्टॉप के कारण इकोनॉमी में एक्टिविटी के रिजम्पशन में फुल गति, एक जिसे क्रूजिंग स्पीड कहते हैं, जिसमें बढ़िया अपने मोटरसाइकिल चलाने में मजा आता है 50-55 में खुली सड़क में, उसमें अभी रुकावट है। हाँ, ये झटके आ रहे हैं, जैसे बड़ा भूकंप आता है, जलजला आता है, उसके बाद आफ्टर शॉक्स हैं। इन्हें आफ्टर शॉक्स माना जाए या अभी एक और भूकंप की भी तैयारी के लिए हमें मुस्तैद रहना चाहिए? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, देखिए
कोरोना काल में हैं हम, लेकिन अब कोरोना के आंकड़े सुर्खियां बननी बंद हो गई हैं सिद्धार्थ। देखिए हम ये 9 आपने लाख बहुत से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया, 30,000 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में आए हैं। लेकिन अभी हम कोरोना की देखिए बात, मतलब कोरोना तो हो गया, जैसे निपट गया, वो नहीं है। ये आफ्टर शॉक्स हैं या अभी एक और भूचाल भी आ सकता है? मैं ये कहूंगा कि ये एक थोड़ी दलदली हो गई है जमीन, और जहां आप कदम रख रहे हैं वहां दलदल है, और जहां तक नजर जा पाए वहां तक दलदल ही दिख रहा है। ये जिस प्रकार से बाढ़ आने के बाद जमीन नरम पड़ जाती है नदी किनारे, और उधर जाना खतरनाक होता है, ये वैसी ही एक स्थिति बन चुकी है। क्योंकि इस विषय पे हमें सोचना पड़ेगा बार बार कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेके आपने भी शायद इस पे चर्चाएं की होंगी कि ये एक वाद विवाद हो रहा है सरकार और एक्सपर्ट्स के बीच में। कोई कह रहा है कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, सरकार कह रही नहीं है। वो सब शब्दावली छोड़ दीजिए, फैक्ट ये है कि अगर 9 लाख अभी तक घोषित हैं, जिसमें से रिकवरी की भी एक बड़ी संख्या है, तो संभवतः ये केसेस ज्यादा अब टेस्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे टेस्ट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे संख्या भी बढ़ती जा रही है। मुझे अब ये लग रहा है कि अब कोरोना की स्थिति को लेके जितना हमारे बिजनेस और रहन सहन में चेंज जितना जल्दी आएगा, जितना हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, जब तक कम से कम आधी पॉपुलेशन इंडिया की, संदीप, पूरी तरीके से वैक्सीनेट नहीं होती है, तब तक इम्यूनिटी नहीं आ रही है। और एक बात और, आपने एक वर्ड सुना होगा हमारे दर्शकों ने, जो काफी चल रहा था और स्वीडन से ये शब्द बहुत प्रचलित हुआ था, हर्ड इम्यूनिटी। कि जैसे एक पूरी जो झुंड होती है, उस झुंड में इम्यूनिटी आ जाती है। मेरे को क्या लग रहा है संदीप, मैं डॉक्टर नहीं हूं, एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं हूं, बट काफी पढ़ के ये बता रहा हूं कि अब हर्ड इम्यूनिटी की थ्योरी पे भी सवालिया निशान स्वीडन का बट्टा बैठ गया है। माई सिस्टर एंड माई ब्रदर इन लॉ आर ओवर देयर। मैंने बड़े उदाहरण दिए थे कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी खोली रखी, देखिए अच्छा किया है, लेकिन अच्छा नहीं किया। डेनमार्क, नॉर्वे, बाकी जो उससे सटे हुए देश हैं, वहाँ पर कोविड के केस, कोरोना के केस कम हैं, और वहाँ संक्रमण अब फैलने लगा है स्वीडन में। बिल्कुल। तो ये हर्ड इम्यूनिटी वगैरह इस तरह की बातों में ये जो नीम हकीम खतराए जान वाली बात हो जाएगी। बचाव करना है। और ये हर्ड इम्यूनिटी की थ्योरी, आपको ध्यान होगा बर्तानिया के बोरिस जॉनसन ने भी पहले यही पुश करना चाहा था। हाँ। कि हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट भी फेल हो रहा है। और आपने देखा होगा पिछले 24 घंटे में अमेरिका से खबरें आ रही हैं कि जो वहां के डॉक्टर फॉची हैं, जो मतलब एक प्रकार से उनकी मेडिकल सारा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो अब उनपे सवालिया निशान उठ रहे हैं कि उन्होंने 10-12 जो स्टैंड लिए पिछले 3-4 महीने में, वो कई गलत आ रहे हैं। और इसका कारण है, देखिए, अब मैं किसी पे दोष नहीं डाल रहा हूं, ये वायरस संदीप एक बहुत ही घातक चीज है, और इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं रिकवरी के बाद भी, वो ऐसे खतरनाक है कि मेरे को तो बार बार ये शक आता है। और मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, मैंने पिछले 2-4 दिनों में दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी ये बात कही है कि मुझे बार बार एक ही चीज ध्यान में आती है कि क्या वजह है और क्या कारण है, क्या संयोग है, क्या कोइंसिडेंस है कि ये घातक, इतना भयानक वायरस, जिसमें इतनी बीमारियों के सिम्टम्स और लक्षण घुसे हुए हैं, समावेश किए हुए हैं, मिश्रण है ये क्यों उसी शहर से पैदा हुआ जिसमें एकमात्र चाइना में वायरस की लैब है? ऐसा क्या संयोग हुआ? क्यों ये और कहीं नहीं चाइना में आया? और चाइनीज ने इसको वुहान और आसपास के क्षेत्र में ही क्यों कंटेन कर दिया? बाकी चाइना क्यों नहीं इंपैक्ट हुआ? दुनिया भर में एक्सपोर्ट हुआ चाइना से ये इन्फेक्शन। नहीं, ये तो कंस्पिरेसी थियरीज चलती रहेंगी सिद्धार्थ, लेकिन यहाँ पर WHO के जो चीफ हैं, देखिए सब अखबारों ने उसे छापा है, पैंडेमिक गोइंग टू गेट वर्स एंड वर्स। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ऊपर फ्लायर दिया है, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी। तो हमें बचकर रहना होगा, और ये देश की अर्थव्यवस्था, आपकी गृहस्थी, आपकी नौकरी सबसे जुड़ी खबर है। ये स्वास्थ्य से जुड़ी खबर नहीं है, इसीलिए आज मैं तफसील से इस पर चर्चा भी कर रहा हूँ। और इसका इम्पैक्ट देखिए सिद्धार्थ कैसे हो रहा है हमारी ज़िंदगी पर। आपके मेरे बच्चे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं।
अब गवर्नमेंट रेकमेंड्स कैप ऑन स्क्रीन टाइम ऑन ऑनलाइन क्लासेस। डायरेक्टिव दिया है, निर्देश दिया है, आदेश नहीं है, निर्देश है। डोंट रश टू जस्ट कंप्लीट सिलेबस से गाइडलाइंस। और गाइडलाइंस क्या हैं कि प्री प्राइमरी के जो बच्चे हैं, पहली क्लास से नीचे जो LKG UKG वाले बच्चे हैं, उनका एक सेशन हो पूरे दिन में 30 मिनट का। पहली से 8वीं के लिए 2 सेशन करो 30 से 45 मिनट के। 9वीं से 12वीं के लिए 4 सेशन करो 30 से 45 के लिए। और अभी ये निर्देश है, ये डायरेक्टिव है। CBSE और केंद्रीय विद्यालय जो हैं उन स्कूलों को ये कहा गया है, अब वो लागू करें ना करें वो, पर ये देखिए सरकार भी कह रही है स्क्रीन टाइम भी कम कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस ज़रूरी भी हैं, पर ये नहीं 5 घंटे तक आप स्क्रीन के सामने बैठे रहिए। देखिए संदीप, आजकल हमारे इंडस्ट्री में एंकर फ्रॉम होम हो गया है, प्रोड्यूस फ्रॉम होम हो गया है, वर्क फ्रॉम होम है, कुक एट होम है। तो मुझे लगता है कि सरकार ना कई बार ये डायरेक्टिव्स प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हुए नहीं करते। आपको ध्यान होगा कि कितने सर्कुलर आ रहे थे, हर 2 दिन में एक नया सर्कुलर आ रहा था, 3-3, 4-4 पेज का पढ़ने में ही 1 घंटा लगता था और 3 घंटे समझने में। इनका कोई मतलब नहीं है। बच्चे की जिस प्रकार से अगर 11वीं 12वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा की पढ़ाई अगर देखें अपने देश में, मैं उससे छोटी क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूं, 10वीं 11वीं 12वीं और उसके ऊपर स्नातक स्तर पे, तो कहां 2-2.5 घंटे में काम चल पाएगा। जैसे आपने कहा, मेरे घर में भी, मैं इसको मजाक में कह रहा हूं कि एक कमरे में इंजीनियरिंग स्कूल चल रहा है और दूसरे में 12वीं की पढ़ाई चल कुछ रही है। ऐसा ही हो रहा है। कम कर पाएंगे। और ये कहना मुझे इसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि सरकार ने ये कहना चाहिए कि कैंपसेस को कैसे जल्दी जल्दी रेस्टोर कर पाएं। और हमारी सरकार क्या कह रही है, जब यूनाइटेड स्टेट्स में कैंपसेस रिज्यूम ना हो और वहां इतनी बड़ी एक स्टेप ली गई है, जो अमेरिका कह रहा है कि हम जो विद्यार्थी अपने घरों से नहीं पढ़ सकेंगे उनको वापस भेज दीजिए अपने देशों में, कितने भारतीय स्टूडेंट्स का नुकसान होगा उसके चक्कर में। तो एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ी समस्या है। अभी ये ध्यान देना चाहिए सरकार को कि जो गरीब हैं, जो थोड़े पिछड़े हैं, पसमानदा हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उन बच्चों को कोई आईपैड, एक कंप्यूटर, कोई डेटा के लिए सब्सिडी, 200-400 रुपए का डेटा कनेक्शन महीने का, उस पे ध्यान देना चाहिए लोगों को, नेताओं को, एमपीज को। अपने MP लैड फंड नहीं, ये तो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाली बात हुई ना भाई। स्कूल खुल नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि नहीं ऑनलाइन क्लास चलिए, आपने संवेदनशीलता दिखाई, ऑनलाइन क्लासेस कम हो। तरीके तो इजाद करने होंगे ना, फरमान जारी कर दो, निर्देश जारी कर दो, पीछे बैठ जाओ। यू हैव टू थिंक आउट द बॉक्स ना। क्या संदीप, क्यों नहीं हमारे एमपीज अपने क्षेत्र में इस साल की MP लैड, हालांकि वो सरकार ने वापस ले ली है, बट एमपीज के पास और भी सामर्थ्य है, क्यों नहीं ये तय किया जाता है कि हर MP 10,000 विद्यार्थी जो पसमानदा है उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कम से कम 10,000 विद्यार्थियों को ही, उससे ज्यादा जो करना चाहे करे, उनको कम से कम एक लैपटॉप या आईपैड या और प्रकार की कोई सुविधा व्यवस्था, एक बड़े स्क्रीन का कोई फोन दिलवा दिया जाए। ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ये लंबे लंबे अंग्रेजी में डायरेक्टिव्स और सर्कुलर्स निकालने का मतलब क्या है? घर पे तो अब घड़ी भी नहीं समझ आती। आज तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इतवार कब है वो सब भी भूल गया, तो 2.5-2.5 30-30 मिनट ये कौन हिसाब रखेगा? मुझे बात वो ग्राम योजना भी चली थी ना, आदर्श ग्राम योजना, उसका क्या भट्टा बैठा है। उसका खुलासा हो चुका है कि 1 गांव लेना था, फिर 3 और 2025 तक 5 गांव लेने थे, 1 गांव नहीं संभाल पाए सांसद। तो ये भी हाल है। प्रायोरिटीज़ जो हमारी प्राथमिकता हैं वो कहीं ना कहीं डगमगा जाती हैं। अब एक और अहम खबर, ये इंडियन एक्सप्रेस ने इकॉनमी अपने पेज पर छापी है। कोविड-19 लॉकडाउन हैव लेड टू डीपनिंग ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन। मतलब अब ये माना जा रहा है कि हाँ, गति मंदी हो गई है। PMO मीट्स नीति, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिशियल्स, सेंटर असेसिंग वेज टू बूस्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू तो आ ही नहीं रहा है, अब नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की बात हो रही है। इसको किस तरह से लेंगे इस खबर को? संदीप, हर साल जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है इस पे सरकार पुश देती है। ये पिछले 25-30 वर्षों से ये थोड़ा आसान भाषा में पहले दर्शकों को टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता क्या है वो समझाइए। देखिए, राजस्व जो है, जो टैक्स है, वो इनडायरेक्ट टैक्स या आपकी आमदनी पे जो टैक्स है, जो इनकम टैक्स है, और बाकी जो केंद्र लगाता है और जो अब केंद्र और राज्य साझा लगाते हैं, जैसे मतलब GST, वैट, एक्साइज, ये सारे टैक्स हो गए।
और उसको छोड़ के जो आप पे म्युनिसिपैलिटीज लगाती हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स है, प्रॉपर्टी का एनुअल टैक्स लगता है, ये सारे टैक्सेस जो हैं ये राजस्व कहलाते हैं और ये फिक्स्ड होते हैं। ये हर वर्ष में जैसे इनकम टैक्स साल में देने की सुविधा रहती है, जीएसटी आपको हर ट्रांजैक्शन पे देना पड़ता है, अलग अलग प्रकार की इसकी फ्रीक्वेंसी है। नॉन टैक्स रेवेन्यू वो है जो सरकार, मान लीजिए अपनी कोई कंपनी जो है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उसकी शेयर होल्डिंग बेच दे, या पब्लिक सेक्टर कंपनी से जो उनके खाते में डिविडेंड आता है, क्योंकि भारत सरकार, राष्ट्रपति जो है हमारे, वो एक्चुअली मालिक हैं। एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं सिद्धार्थ, बहुत अहम बात कही, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो समझा रहे हैं ना, और आपने बताया कि अपनी हिस्सेदारी भी बेच दे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, जो सरकारी उपक्रम है, सरकारी कंपनियां हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स की एक हेडलाइन है, कैबिनेट में सून कंसिडर बिग बैंग प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी। ये बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स से बात चल रही है, निजीकरण को लेकर एक बड़ा फैसला सरकार कर सकती है। तो ये वही नॉन टैक्स रेवेन्यू से जोड़ दूं इस खबर को, या निजीकरण अब नया बज़वर्ड है? बिल्कुल जोड़ भी सकते हैं, और हमें ध्यान होगा कि इस प्राइवेटाइजेशन की, निजीकरण की जो एक प्रकार की फिलॉसफी थी, वो प्रधानमंत्री ने स्वयं अनाउंस की थी, इंडिकेट की थी, और फिर ये आत्मनिर्भर पैकेज में आपको ध्यान होगा दूसरी या तीसरे चरण की जो पार्ट की जो अनाउंसमेंट्स थी उसमें बताया गया था। हो क्या रहा है कि पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि कैबिनेट उस आत्मनिर्भर पैकेज के जो घोषणाएं थी, उन घोषणाओं की एक्चुअल डिसीजन और फॉर्मल अप्रूवल्स और उसकी जो क्रियान्वयन के लिए जो एक रोड मैप बनेगा, उसका अप्रूवल दे रहा है। और ये प्राइवेटाइजेशन का जो एक ड्राइव है, इसमें बेसिकली आप देखेंगे तो इससे एफडीआई को भी जोड़ना चाहिए कि बड़ा निवेश विदेश से भी आए और देश की कंपनीज भी निवेश कर पाए। पर आप मुझसे बेहतर जानते हैं, देखिए सिद्धार्थ, गुड इकोनॉमिक्स इज नॉट गुड पॉलिटिक्स एंड गुड पॉलिटिक्स इज नॉट गुड इकोनॉमिक्स। अभी प्रधानमंत्री मोदी, अब ये विपक्ष पुराने चीजें निकाल सकता है। मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं, जैसे रेलवे के निजीकरण की, वो 5% है, 109 रूटों पर 151 ट्रेन चलनी है, लेकिन वाराणसी का प्रधानमंत्री का फिर वो बयान निकाल लाते हैं लोग कि मैं, जो लोग कह रहे हैं कि ट्रेनों का निजीकरण होगा, वो भ्रम फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। मैं कह रहा हूं कोई निजीकरण नहीं होगा। सूट बूट की सरकार का जो ऐसा आरोप लगा 2015 में प्रधानमंत्री मोदी पर, उसके बाद कि भाई निजीकरण हम नहीं करेंगे, लेकिन अब सरकार निजीकरण कर रही है, ये भी समझाना होगा। संकट काल में दिस इज गुड इकोनॉमिक्स, बट इज इट नेसेसरीली गुड पॉलिटिक्स, या ये समझाने की भी जरूरत है, या ये कहा जाएगा कि फैमिली सिल्वर, अपनी चीजें बेचकर सरकार भरपाई कर रही है नुकसान की? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा संदीप, और पॉलिटिकल पार्ट तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पॉलिटिक्स के लिए बात करें। बट आपको एक चीज बता दूं कि मैंने जब अपनी पत्रकारिता का जीवन शुरू किया था, तो एक पहली बीट में से मेरे पास डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन था, और जीवी रामकृष्ण जी बैठते थे नॉर्थ ब्लॉक में। उन दिनों वित्त मंत्री जी से सटा हुआ ये कमरा होता था फर्स्ट फ्लोर पे नॉर्थ ब्लॉक के उनका, और उन्होंने पहला मसौदा बनाया था डिसइन्वेस्टमेंट का। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट को लेके फ्रैंकली जो बयानबाजी है उसको अगर छोड़ें, तो अदर देन द कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट हैं, हाँ, और जब वो यूपीए में पहली बारी आए थे, उनको छोड़ के मैं मानता हूं कि एक कंसेंसस है आज हमारे देश की पॉलिटिक्स में कि भैया सरकार का बस कंपनियां चलाना नहीं है। और इससे बड़ी एक जुड़ी हुई बात संदीप है, और ये आप मेरे से बिल्कुल सहमत होंगे बात को, क्योंकि इसी से थर्ड पार्ट जो पॉलिटिक्स का है वो जुड़ा हुआ है। वो ये है कि आज जो साधारण जनमानस है, जिसको 20 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले आप सड़क पे बुला लेते थे, उनसे पत्थरबाजी करवाते थे, उनसे नारे लगवाते थे, आज वो खुद समझते हैं कि निजी सेक्टर की सुविधाएं सरकारी कंपनी से ज्यादा बेहतर हैं, और वो खुद अडॉप्ट करते हैं। मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बोलता हूं कि अगर आप किसी को और ऑप्शन दे दें कि भैया आप एमटीएनएल का सिम कार्ड लेना चाहेंगे कि आप जियो या एयरटेल या वोडाफोन का सिम कार्ड लेना चाहेंगे, द आंसर इज अवेलेबल टू यू। आज मैं जानता हूं कि जब हर साल छठ के आसपास बिहार वापस जाने की एक होड़ लगी रहती है, तो तब लोग ये सवाल पूछते हैं कि भैया सरकार और ट्रेनें क्यों नहीं उतार रही है।
मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अलाउइंग अ प्राइवेट ऑपरेटर, एंड ये एक टेक्निकल बात है जिसे मैं सिंपली बोलना चाहता हूं, एक प्राइवेट ऑपरेटर अगर एक सरकारी ट्रैक पे ट्रेन चलाए तो मैं उसको निजीकरण नहीं मानता हूं, क्योंकि दी ओनरशिप इज स्टिल वेस्टेड विद द रेलवेज। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास मेजॉरिटी ऑफ एयरपोर्ट स्टिल इन दिस कंट्री आर सरकारी एयरपोर्ट्स, संदीप। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु और 5-10 बड़े शहरों को छोड़ दीजिए, तो देश में जो बाकी एयरपोर्ट है वो किसके हैं? वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एयरपोर्ट पे प्राइवेट कंपनी का जहाज उतर रहा है। पटना के एयरपोर्ट पे दिन की 30-40 फ्लाइट्स होती थी प्री कोरोना। अब आप खुद बताइए मुझे कि पटना के एयरपोर्ट पे एयर इंडिया के कितने कनेक्शंस थे 39 में से? मुश्किल से 3 या 4। बाकी मेजॉरिटी नहीं, ये देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। देखिए सिद्धार्थ, इसमें आपने रेलवे का उदाहरण दिया कि निजीकरण नहीं है, प्राइवेट ऑपरेटर्स चलाएंगे। अब तेजस चल रही है दिल्ली से लखनऊ या मुंबई से अहमदाबाद ट्रेन चल रही है, वो नुकसान में है। प्राइवेट चला रहे हैं, IRCTC चला रही है, पर नुकसान में है, 40% ऑक्यूपेंसी है, तो वो पैसा ज्यादा लेंगे। देखिए ये गरीब की पॉलिटिक्स हो रही है। रीगनिज्म, थैचरिज्म, रीगनिज्म 80s, मिड 80s, अर्ली 90s में, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। ये फलसफा था, ये आपने भी कॉलेज में पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। पर भारत में ये हकीकत क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राजनीति हावी हो जाती है और इसमें कुछ बातें भी हैं। प्राइवेट ऑपरेटर मुनाफा कमाएगा, गरीब की जेब काटेगा, ये राजनीति भी हावी होने लगती है। संदीप, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, वेरी स्मॉल क्वेश्चन। हाँ, अगले जो चुनाव आ रहे हैं राज्यों के, और अभी सेंटर का चुनाव तो मान लीजिए दूर है, बट राज्यों के चुनाव में निजीकरण क्या मुद्दा बनेगा? अब बनाने की कोशिश की जाएगी। देखिए वही मैं कह रहा हूं, नैरेटिव क्या बनता है कि गरीब के साथ, गरीब के पेट पर लात मारी जा रही है। उसको ट्रेन सस्ती मिलती थी, नहीं दी जाएंगी। सरकारी कंपनियां उनके लिए माल बनाती हैं, सस्ते दाम पर बनाती हैं। मैं नैरेटिव तोड़ने की, और इसमें कोई पार्टी हो, वो बीजेपी, कांग्रेस, ये लेफ्ट की बात नहीं, हर पार्टी वो अपने आप को गरीबों का मसीहा। तभी तो आज भी 80 करोड़ लोगों को आप बताते हैं कि देखिए मैं 5 किलो अनाज, यानी कि 5 किलो गेहूं और चावल दे दूंगा, 1 किलो दाल दे दूंगा, उस पर ताली बजाई जाती है कि यह सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम है। 70 साल आजादी के बाद हम ये कह रहे हैं, विश्व गुरु बनने की हम ताल ठोकते हैं, पर हम ये कहते हैं देखिए 80 करोड़ लोग इस देश में, 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल और गेहूं के लिए मोहताज हैं। संदेश तो ये है ना, राजनीति जो भी होती रहे, हम ये मान रहे हैं 80 करोड़ जनता वो 5 किलो गेहूं चावल या 1 किलो दाल पर ही जिंदा रह पाएगी, उनके पास और कोई साधन नहीं है। संदीप, आपने जो एक बात कही, उसमें इस बात में एक और बात जोड़ूंगा कि यह अति आवश्यक है देश के लिए, यहाँ के प्रजातंत्र के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए कि कोई ढंग की ऑपोजिशन हो जो बिल्कुल सरकार से दो दो हाथ करे इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि मेरे मन में ये प्रश्न आता है संदीप, इसलिए मैंने आपसे पूछा, जो सवाल पूछा था उसमें दूसरा मेरे मन में ये आता है कि भाई साहब करेगा कौन? हाँ। कौन उठाएगा इस देश में आर्थिक क्षेत्र के जो मूलभूत प्रश्न हैं, और कौन उनको अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए आर्थिक विषयों पे जैसे ही आप राजनीति का तड़का लगा देते हैं तो मैंने ये देखा है कि बहुत जनता भी फिर उनमें इंटरेस्ट लेना कम कर देती है। नहीं, मैं मानने को तैयार हूं। देखिए हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, ये ब्रॉडकास्ट पर, न्यूज 24 पर ये कार्यक्रम नहीं आ रहा है, ये हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, और लोग कहते हैं बहुत अच्छी चर्चा होती है, बहुत सारी बातें हमें पता लगती हैं। लेकिन आप टीआरपी के खेल में ऐसे फंसे हुए हैं कि हिंदू मुसलमान कर लो, राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, पाकिस्तान के दांत खट्टे कैसे किए, चीन को जवाब कैसे देंगे, इसमें हम लगे रहेंगे। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर ना तो कभी प्राइम टाइम पर गंभीर चर्चा होती है, ना वो मुद्दे उठाए जाते हैं। ये एक कड़वी हकीकत है। इसमें सिर्फ राजनेताओं को ब्लेम क्यों करें, हम पत्रकार भी ब्लेम हमें लेनी चाहिए, और दर्शकों को भी। दर्शक भी मांग नहीं करते हैं, डिमांड नहीं करते हैं
कि हमें भैया इन मुद्दों के बारे में कोई बताएगा, समझाएगा, या चुनावी रैली में कुछ कह दिया और बस हमने बटन दबा दिया? बिल्कुल संदीप, ये आपने एक सवाल अच्छा उठाया, और मैं मानता हूं कि अपने देश में देर भी होती है, बट अल्टीमेटली दुरुस्त होता है। अभी तक का इतिहास यही है कि गिरते पड़ते चलते ही रहे हैं, और नहीं वो नहीं, मैं चलना और बात खींच देता हूं। देखिए, रहेगा। मैं बात बिल्कुल साफ करता हूं। मुझे ये बताइए, सिद्धार्थ जराबी फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट हैं देश के। आप पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होते, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ले रहे होते, अमित शाह से बात कर रहे होते, हर आदमी आपको जानता। इस देश में बिजनेस जर्नलिस्ट को कितने लोग जानते हैं जो असल में अर्थव्यवस्था को समझते हैं? वो हीरो नहीं बनते, वो जर्नलिज्म के हीरो नहीं बनते। आप दो नेताओं को जानते हैं, उनका इंटरव्यू कर लिया, आप जर्नलिज्म के हीरो हैं। आपको जीडीपी जीएनपी का फर्क नहीं पता, पर आप हीरो हैं, आप बड़े जर्नलिस्ट हैं। देखिए, ये एक मुद्दा आपने बढ़िया उठाया है कि जो हमारे दर्शक हैं, कई बारी दर्शक मीडिया को लेके बहुत नाराज भी रहते हैं, पर ये बिल्कुल सही आपने कहा कि दर्शकों पे भी जिम्मेवारी है कि वो चैनलाइज करें कि भैया, जब वो एक किसी कंपनी की आइसक्रीम नहीं खाते हैं, कहीं पे जाके खाना नहीं खाते हैं, इस ढाबे का वो कहते हैं दाल अच्छी नहीं है, फलां ढाबे का मीट अच्छा है, तो जब वहां चॉइस जताता है कस्टमर, तो न्यूज को लेके क्यों नहीं चॉइस जताता है? और क्यों नहीं हमारे लोग बाकी, मैं ये मानता हूं कि अगर आप अमेरिका से कंपेयर करें, वहां की जो मीडिया की डेप्थ और स्ट्रेंथ है, और कई बार हम जो कहते हैं कि वाह कैसे बढ़िया कवरेज करते हैं, उसके पीछे कारण ये है कि लोग वहां पे दबा दबा के, संदीप एंड यू नो दिस, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। और जैसे ही आपने कस्टमर ने सब्सक्राइब किया, तो वो जो मीडिया वाला है, जो वो कंपनी है, वो सारे प्रेशर्स बहुत हद तक रेजिस्ट करने की स्थिति में आ जाते हैं। जब कंपनी की दाल रोटी चलेगी तो उसकी आवाज भी उतनी बुलंद रहेगी उस मीडिया कंपनी की। अब आखिरी खबर ले लेता हूं, छोटे से कमेंट चाहूंगा। अहम खबरें हैं। गूगल आइज $4 बिलियन स्टेक इन जियो। 4 बिलियन मैंने अपने एक और कार्यक्रम में दर्शकों को समझाया, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, 4 बिलियन 400 करोड़, इसको 75 से आप गुणा कर दीजिए। बड़ा सीधा सरल सा हिसाब है। ये लगभग 30,000 करोड़ रुपए जियो में लगाने को तैयार है। पर इससे बड़ी खबर 2 दिन पहले आई थी कि गूगल भारत में 10 बिलियन 75,000 करोड़ रुपए लगाने वाला। ये मैंने समझाया भी, बहुत से लोगों को आया संदेश, क्या आया, कमेंट्स क्या आए, ये देखिए, समझने की बात है सिद्धार्थ, और आप थोड़ा समझाइएगा कि देखिए अब गूगल आएगा, विदेशी कंपनियां आएंगी, देश को लूट लेंगी, हम क्यों नहीं बना लेते? क्योंकि लोगों को खबरें समझाने के लिए कोई नहीं है, कोई उन्हें बताने के लिए नहीं है। उन्हें लगता है गूगल विदेशी कंपनी आ गई। मैंने कार्यक्रम में समझाया, भैया सुंदर पिचाई है, भारतीय मूल के लोग हैं, गूगल की एंट्री बैन है चाइना में, भारत में आएगा, पैसा लगाएगा, कंपनियां खड़ी करेगा, पार्टनरशिप बनाएगा, एक इकोसिस्टम बनाएगा, यहां पर रोजगार होंगे। निजता, प्रिवेसी के लिए रविशंकर प्रसाद काम कर रहे हैं और उन्हें काम करने की जरूरत है। लेकिन पहली रिएक्शन आती है कि हम अपना क्यों नहीं कर सकते, और ये तो विदेशी कंपनियां आप देश को लूटने वाली हैं। थोड़ा समझाइए अभी से। देखिए, आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि गूगल आएगा। क्या लोगों को यह जानकारी नहीं है कि 50 करोड़ फोन देश में गूगल के एंड्रॉयड सिस्टम पे चलते हैं, और एप्पल ही एक कंपनी, और एप्पल का मार्केट शेयर इंडिया में उतना बड़ा तो है ही नहीं। अधिकांश फोन इंडिया में गूगल के एंड्रॉयड सिस्टम पे चलते हैं, उसका डोमिनेंट मार्केट शेयर है। सर्च इंजन है, हमारे कंप्यूटर्स गूगल के बिना ठप हो जाएंगे, मशीन हो जाएंगे, वो तो डब्बा हो जाएंगे। ओला ऊपर ठप हो जाएगी। और अगर आप खुद निजी ड्राइवर के नाते कहीं अनजान क्षेत्र में जाते हैं, आप गूगल मैप्स इस्तेमाल करते हैं, आप गूगल के कितने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, और वो कितनी डीप रूटेड है कंपनी इंडिया में। 50 करोड़ फोन एंड्रॉइड पे हैं, और आप टोटल अगर इंडिया के एक्टिव फोन्स को 80 करोड़ मानेंगे तो 50 करोड़ उनके हैं। और आप ये समझिए,
कि इतना बड़ा जो कंपनी है वो कर क्या रही है। देखिए, इसको एक डिफरेंट ढंग से देखना पड़ेगा। और इसमें दूसरी जो साथ में एक खबर जोड़ूंगा कि एक और कंपनी जो अमेरिका की है, वॉलमार्ट, जिसने हाँ, ये हेडलाइन दी है बिजनेस स्टैंडर्ड ने, वॉलमार्ट गिव्स $1.2 बिलियन फंडिंग पुश टू फ्लिपकार्ट। मतलब जी, और सवा अरब डॉलर डालने वाले हैं वो, लगभग 10,000 करोड़ मान लीजिए। और उन्होंने पहले $16 बिलियन ऑलरेडी डाल रखे हैं फ्लिपकार्ट। हाँ। में आपको याद होगा जब 77% उन्होंने खरीदा था। तो ये अब क्या हो रहा है, देखिए, जो हमने शायद आपके शो पे डिस्कस किया है, फैंग, फेसबुक, अमेजन, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, ये आपकी देन है। मैं तो आपका नाम लेकर इसको बहुत जगह समझा चुका हूं। धन्यवाद। तो ये जो फैंग है, ये फैंग अब इंडिया में जानता है कि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड से बाहर अगर एक कोई मार्केट उनके पास बची हुई है वो इंडिया है। चाइना उनको एंट्री नहीं अलाउ करता, इन किसी भी कंपनी को वो काम नहीं करने दे रहा है। अमेजन को वो जरूर ये अलाउ करता है कि तुम हमारे यहां से माल खरीदो। और जो चाइना में बैट है, बाइडू, अलीबाबा और टेंसेंट, हाँ। ये फैंग और बैट की लड़ाई है, चमगादड़, और इसमें हमारे तो ये अब हमारे मार्केट में वेरी क्लियरली मुझे ये एक इंडिकेशन दिख के आ रही है कि जो प्रोडक्ट्स हैं, और आप देखिए हमारे डिफेंस क्षेत्र में भी अमेरिका के साथ कोऑपरेशन बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। इजराइल के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक डिफेंस आइटम्स में बहुत गहरी रिलेशनशिप है। और ये हमारे दर्शकों को शायद नहीं पता होगा, ये रिलेशनशिप एक्चुअली यूपीए और कांग्रेस के सरकार के टाइम पे काफी मजबूत हुई थी। तो एक बाइपार्टिजन टाइप की वहां पे रिलेशनशिप है। रशिया से हमारी डिपेंडेंस कम हो रही है और रशिया के साथ दिक्कतें चल रही हैं। जो हमें नई एके वाली जो कैलाशनिकोव राइफल्स बनाने का एक इंडिया में प्रोजेक्ट था, वो डिले हो रहा है क्योंकि जो रशियंस हैं वो जो उसमें पैसा मांग रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, और इसलिए वो प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं हो पा रहा है, जो एक नई कलेशनिकोव राइफल बनाने की है। इसके चलते अब भारतीय सेना फिर से यूएस से ही एक नेक्स्ट ऑर्डर ले रही है राइफल्स का। तो मेरा ये मानना है कि हम डिजिटल इकोनॉमी में संदीप अब अमेरिका के क्लोजेस्ट एलाय होंगे डिजिटल इकोनॉमी में। आप जानते हैं यूरोप गूगल पे टैक्स लगाने के लिए काम कर रहा है, लगा भी चुका है, जिसे गूगल टैक्स कहा जाता है। तो गूगल को भी अगर कहीं पे एंट्री चाहिए तो वो इंडिया ही एक मार्केट है। और एक और जरूरत उनकी है, हम बाजार हैं, हम अपने कानून बनाएं, अपने कायदे बनाएं कि भैया बी माय गेस्ट, ये शर्तें हैं और ऐसे करना पड़ेगा। इसमें देश का हित कहां नहीं सध रहा। अतिथि देवो भव, परंतु मेरे नियमों के अनुसार। बिल्कुल। जो चाइनीज हमारे एक प्रकार के जबरदस्ती के अतिथि बन गए थे डिजिटल इकोनॉमी में, और बॉर्डर पे तो जबरदस्ती घुसपैठियों की तरह ही घुस रहे थे। अब उसके संदर्भ में चाइनीज का जो फंडिंग है, अब आप एक और चीज देखिएगा, 1 मिनट में आप क्लोज करना, चाइना से फंडिंग आ रही है। हाँ जी, जो चाइनीज फंडिंग है ना, अब उस पे भी रोक जो लग रही है। आने वाले 3-6 महीने, साल में संदीप, यू विल सी मोर प्राइवेट इक्विटी फ्लोइंग फ्रॉम अमेरिका इनटू इंडियन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, बिल्कुल सीधी सरल भाषा में लोगों को बात समझाने के लिए। और कुछ और बातें आज हमने समझाई खबरों के अलावा, वो भी समझने की कोशिश कीजिए। अर्थव्यवस्था को समझिए, इन मुद्दों की मांग कीजिए, डिमांड कीजिए, ताकि ये हर समय जो हम राजनीतिक बहसें करते रहते हैं ना, शाम को गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहते हैं, उसके बजाय खबरें ऐसी हों, प्राइम टाइम ऐसा हो जो सीधे आपसे जुड़ा हो। मांग कीजिए, डिमांड कीजिए, दबाव बनाइए, तो हम सब सुधरेंगे भी। इसी उम्मीद के साथ आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।